राजू अपनी पत्नी सीमा और माँ के साथ रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन वो दिल के बहुत ज़्यादा सच्चे और बहुत ज़्यादा दयालु थे। राजू एक शोरूम में काम किया करता था, जिसमें कपड़े बिका करते थे। अब सर्दियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए उसमें गर्म कपड़े आए हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े मिला करते थे, जिसको कोई गरीब आदमी खरीद नहीं पाता था। एक दिन राजू से उस शोरूम का मालिक बोला, राजू, ये बहुत सारे कपड़े हैं जो खराब हैं। इनमें किसी में धब्बा लगा है तो कोई कहीं से फटा हुआ है। इसको अगर हम शोरूम में रखेंगे तो हमारे शोरूम में कोई ग्राहक नहीं आएगा। इन्हें देख देख के कोई भी ब्रांडेड खरीदने नहीं आएगा। इसीलिए इनको मैं बाहर फेंक रहा हूँ। तुम इनको जाते टाइम बाहर फेंकाना। अरे मालिक, ये तो कपड़े काफ़ी ठीक लग रहे हैं और इनको ऐसा फेंकना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करो, ये सारे कपड़े मुझे दे दो। मैं घर ले जाऊंगा और इससे कुछ ना कुछ सोच लूंगा। ठीक है राजू, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम इन्हें घर ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं है और मैं इन्हें फेंकने ही बोल रहा था। इससे अच्छा तुम इसका कुछ कर लोगे तो ठीक रहेगा। राजू उन फटे हुए कपड़ों को अपने घर ले आता है। जब वो अपनी पत्नी को वो कपड़े दिखाता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अजी ये सारे कपड़े तो एकदम ठीक है, बस थोड़ा कहीं कहीं खोता लगा हुआ है। इन कपड़ों का हम कुछ कर सकते हैं। क्यों ना हम ये कपड़े बाहर बेच दें। जितने भी गरीब लोग होंगे वो इनको खरीद लेंगे। न जाने बाहर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और वो इस तड़कती भड़कती सर्दी में ऐसे ही ठिठर रहे हैं। क्यों ना हम उनके लिए ये कपड़े सस्ते दामों पर बेचें, जिससे कि वो गरीबों को भी भला हो जाएगा और हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इन कपड़ों को थोड़ा सा संभाल देते हैं और उसके बाद हम कल से इन्हें बाहर बेच देंगे। उसके बाद दोनों सास बहुएं अगले दिन से ही उन कपड़ों को बेचने लगती हैं। उन कपड़ों का वो रेट सिर्फ 10 रुपये रखती हैं और आवाज़ लगाने लगती हैं, आ जाओ, 10 रुपये में स्वेटर ले लो। 10 रुपये में, सिर्फ 10 रुपये में अच्छे और गर्म स्वेटर ले लो। उनकी आवाज़ सुन सुनकर काफ़ी सारे गरीब लोग उनके पास आने लगते हैं और सिर्फ 10 रुपये में अच्छे और गर्म स्वेटर और कपड़े लेकर जाने लगते हैं। और दोनों सास बहुओं को वो बहुत ज़्यादा दुआएं दे देकर जाने लगते हैं। ऐसी कड़कती ठंड में वो दोनों सास बहुएं उन गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद कर रही थीं। सिर्फ 10 रुपये में ही वो अच्छे और गर्म कपड़े दे रही थीं, जिसकी वजह से सभी गरीबों के पास अब गर्म कपड़े थे। वो इसी साल नहीं बल्कि हर साल ऐसा ही किया करती और सभी गरीबों की मदद किया करती थीं। बहुत समय पहले एक रौनकपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लालची जमींदार रहा करता था, जो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और उनसे बहुत ज्यादा अधिक ब्याज वसूला करता था। जब भी कोई गरीब उसके यहाँ पैसे लेने आया करता, वह उन्हें बहुत कम पैसे दिया करता और उसका ब्याज बहुत अधिक लिया करता। ब्याज न चुकाने की वजह से वह गरीबों की जमीन हड़प लिया करता था। अब वो गाँव की ज्यादातर जमीनें हड़प चुका था और उसकी नज़र अब पड़ोस में रहने वाले रामू काका की ज़मीन पर थी। रामू काका अपने घर में अकेले ही थे, उनका कोई भी नहीं था। वे अपनी फसल बोया करते और अपना खाना खर्चा चलाया करते थे। एक दिन जमींदार अपने घर बैठा सोच रहा होता है, अब गांव की सारी जमीनें तो मेरे कब्जे में है, लेकिन बस अब ये एक रामू चाचा की जमीन रह गई है जो मेरे कब्जे में नहीं है। मुझे इसे भी अपने कब्जे में करना होगा, फिर मैं और जमींदारों से बहुत बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। वह जमींदार काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गांव के एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी और जमीन के जाली कागजात बनवा लिए और वो कागजात लेकर रामू काका के पास पहुंच गया। अरे क्या तुम्हारा नाम ही रामू है? हाँ साहब, मेरा नाम ही रामू है, बताओ क्या काम है। अरे तुम्हारी जमीन ही अवैध कब्जे में है और तुम इसमें ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें ये जमीन खाली करनी होगी। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे तो दादा परदादा सभी यहाँ रहे हैं और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे दादाओं परदादाओं की जमीन है साहब, आप इसे मुझसे मत छीनिए। अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने फिर कब्जा किया क्यों था? तुम्हें ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। फिर बेचारा बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि अब करना क्या चाहिए। फिर वह कोर्ट तक पहुंच जाता है। लालची जमींदार ने सबको रिश्वत खिला रखी थी, इसीलिए
कोर्ट के जज ने भी जमींदार के हित में फैसला किया और बेचारे बूढ़े को ना चाहते हुए भी वे जमीन देने के लिए हाँ करनी पड़ी। फिर अगले दिन जैसे ही बूढ़े आदमी का जाने का समय हुआ, तभी जमींदार वहां पहले ही उसके घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था। और जब बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगा तो उसके पास एक तसला था। वह जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है। मेरे माँ बाप यहाँ ही चल बसे। मुझे इस मिट्टी से बड़ा लगाव है और मैं बड़ा प्यार करता हूँ यहाँ की मिट्टी से। तो आपसे गुजारिश है कि कृपया मुझे यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेने दीजिए, जिससे कि वो मिट्टी मरने तक मेरे साथ रहे और मैं अपने माँ बाप को याद करता रहूँ। जमींदार बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे बिना पैसों के वह जमीन मुफ्त फोकट में ही मिल गई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश था। और वह यह सोच रहा था कि अगर ये बूढ़ा यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले जाएगा और चुपचाप चला जाएगा तो मेरे लिए क्या है, मेरे तो अच्छा ही है। इसलिए वह उसे मिट्टी ले जाने की अनुमति दे देता है और वह बूढ़ा आदमी उस परात में मिट्टी भर लेता है और उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह परात उससे नहीं उठता। फिर वो बूढ़ा जमींदार से बोलता है, अरे जमींदार साहब, क्या इस मिट्टी को उठाने पे आप मेरी मदद कर देंगे? जमींदार बोलता है, अरे क्या तुमने मिट्टी भरने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी मिट्टी उठाने में कितनी ज्यादा कठिनाई होगी? हाँ साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मिट्टी में गुजारी और जीते जी मैं इस मिट्टी का एक परात भी अपने साथ नहीं ले जा सकता और मरने के बाद भी मुझे इसमें से कुछ थोड़ी सी मिट्टी भी नहीं मिलेगी। तो साहब, आपके पास तो इतनी सारी जमीन है, आप अपने साथ कैसे लेकर जाओगे? ये बात सुनकर जमींदार बिल्कुल दंग रह जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह बोलता है, रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदमी यहाँ खाली हाथ ही आया है और वह खाली हाथ ही जाएगा। उसे कभी भी दूसरों को सताना नहीं चाहिए। रामू काका, अब आप अपनी जमीन में रहते रहिए, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है और रामू काका फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में सोनिया अपनी माँ सुमन के साथ रहती है और सुमन विधवा थी, इसलिए वो लोगों के यहाँ काम करके अपना खाना खर्चा चलाया करती थी। आप कितनी मेहनत करती हो ना। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दिया करूंगी। फिर सुमन ऐसे ही मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब नए साल का दिन आता है, बेटी सोनिया, आज शाम को ना सेठ जी के यहाँ पार्टी है नए साल की। जब मैं वहाँ से लौटूंगी तो तेरे लिए खूब अच्छा अच्छा खाना लेकर आऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे इस बार आपके साथ चलना है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर सुमन सोचती है, चलो इसे भी ले चलती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा काम में ही हाथ बटा देगी। फिर सुमन सोनिया को अपने साथ पार्टी में ले जाती है और सोनिया वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं और कई तरह के खाने लगे होते हैं। ये देखकर वह बोलती है, अरे यही सब तो मैं अपने सपनों में देखा करती थी, ये सब तो बिल्कुल असली है। ये सब देखकर सोनिया अपने कपड़ों की तरफ देखती है और सोचती है, मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सोनिया इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुमन उसे अपने पास बुलाती है और एक टेबल पर खाना देने के लिए कहती है। अब जैसे ही सोनिया खाना लेकर जाती है, तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ जाता है और वह बेचारी गिर जाती है और वह खाना एक अमीर औरत की साड़ी पर जाकर गिर जाता है। अब ये देखकर वह अमीर औरत तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तूने? तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अगर मैं तेरा पूरा घर भी बेच दूँ तब भी मेरी एक साड़ी नहीं आएगी। मेम साहब, इसे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है जो मैं इसे यहाँ लाई, इसे माफ कर दीजिए मेम साहब। अरे नहीं सुमन, इसकी गलती की सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। इसने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? इन सब की ऐसी बातें सुनकर बेचारी वह बच्ची सोनिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है, इसलिए वह वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि वह गांव के किसी रास्ते पर पड़ी होती है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरी माँ कहाँ है? फिर सोनिया अपनी माँ को ढूंढते हुए अपने घर गई और जाकर देखा तो उसकी माँ वहाँ भी नहीं थी।
फिर वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उसी सेठ के पास जाती है। क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ मुझे नहीं मिल रही है। अरे तेरी माँ का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, मुझे नहीं पता कहाँ है तेरी माँ, चल निकल यहाँ से। फिर बेचारी सोनिया वहां से आ जाती है और आसपास के सभी गांवों में देखती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद सोनिया अपनी माँ को ढूंढने शहर चली जाती है और कई दिन ऐसी पूरे शहर में ढूंढने के बाद उसे उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। फिर उस बेचारी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह बेचारी फुटपाथ पर ही सो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन उसे ढूंढते ढूंढते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रात में जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तब वह अपने लिए कुछ खाना बनाती है। तभी वहीं बराबर से एक आदमी गुजर रहा था। खाने की खुशबू देखकर वह रुक जाता है। क्या हुआ अंकल, आप रुक गए? अरे बेटी क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा रात हो गई है और इस टाइम कोई होटल भी नहीं खुल रहा और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या तुम ये खाना मुझे दे सकती हो? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। अरे नहीं अंकल, आप पैसे की छोड़िए, आप ये खाना खा लीजिए। फिर खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कोई होटल खोल लो यहाँ पे, फिर वो होटल बहुत चलेगा। अरे अंकल, मैं कैसे होटल खोल सकती हूँ? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारा होटल मैं खुलवा कर दूंगा। फिर अगले दिन ही वह आदमी सोनिया को एक ठेला दिला देता है, जिस पर वह खाना रखकर बेचने लगती है और धीरे ही धीरे उसका खाना बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और सब लोग उसी के पास आने लगते हैं। ऐसे ही उसके पास पूरे 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और वह सोचती है कि मैं इन्हें खर्च नहीं करूंगी, अपनी माँ के लिए बचा कर रखूंगी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब एक गाड़ी उसके ठेले के पास आकर रुकती है। उसमें से पहले एक अमीर औरत उतरती है। ये देखकर सोनिया सोचती है, ये तो मैंने इसे कहीं देखा है, ये कौन है? फिर तभी गाड़ी में से उसकी माँ भी उतरती है। यह देखकर सोनिया बिल्कुल चौंक जाती है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें सब में ढूंढा, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी माँ? फिर उसकी माँ उसे सब कुछ बताती है जो भी उस दिन उस पार्टी में हुआ था। ये साड़ी तेरी बेटी ने खराब की है और ये पूरे 1 लाख रुपए की है। अब जब तक मेरे पूरे 1 लाख रुपए पूरे नहीं होंगे तो मेरे यहाँ काम करेगी। फिर सोनिया के पास जो इकट्ठे 1 लाख रुपए थे वह उसे दे देती है और फिर दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। I'm done.